आपने किसी को 100% धन उधार दिया, वो आपको 300% वापस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से उसने ब्याज कितना प्रतिशत दिया, तो ब्याज आ जाएगा आपके पास में, आप कहोगे कि हो जाएगा 300% माइनस कितना हो जाएगा 100%। तो आप ये कह सकते हो 200% आपके पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब आपको समय निकालना है तो समय क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 200% का ब्याज मिल रहा है, और किस हिसाब से मिल रहा है आपको, तो आप कहोगे 5% के हिसाब से मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 5%, यानी आपको 200% का ब्याज मिला 5% के हिसाब से। तो कितने सालों में मिला, तो आप इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 40 वर्ष, यानी 40 वर्ष में जाके आपको, तो ये पूरे से इसको समझते हैं। तो देखो बोडमास का नियम क्या होता है, BODMAS। तो ये क्रम रहता है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट आपको दे रखी है उसको हल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ऑफ लगा होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं का, जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है ऑफ, ब्रैकेट के बाद में ऑफ को हल करना है। यानी ऑफ का क्या मतलब होता है कि आपस में जो भी दिया है इनको गुणा करना रहेगा। जैसे यहाँ पे ये दिया है तो इनको आपस में क्या करना होगा, गुणा करना रहेगा। ये यहाँ पे 25% नहीं 25 ही है ये केवल, तो यहाँ से आपको ये गुणा करना रहेगा। उसके बाद में आप डी की बात करें तो डी क्या होता है आपके पास में, डिवीजन, यानी आप इसको कह सकते हो भाग। डिवीजन क्या होता है, भाग देना होता है। उसके बाद में एम का क्या मतलब होता है, एम का होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या होता है, आप कह सकते हो गुणा। देखो इस गुणा में और इस गुणा में अंतर होता है, यदि दो ये गुणा भी आ रहा है साथ में और ऑफ भी लगा है तो पहले ये होगा, उसके बाद में ये होने वाला है यहाँ से। तो यहाँ से अपने बात करें कि ए क्या है, तो ए आपके पास में है एडिशन। एडिशन यानी आप कह सकते हो जोड़। और जो एस है ये क्या है आपके पास में, सब्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। वो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आप कह सकते हो घटाव। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, घटाव। यानी मैं क्रम की बात करूं तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, बाद में आपके पास आ जाएगा ऑफ, यानी आप कह सकते हो का, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर पे आपके पास आ जाएगा भाग, 4 नंबर पे आपके पास आ जाएगा गुणा, और 5 नंबर पे आप इन दोनों में से किसी को भी काम में ले सकते हो। यानी आप पहले चाहे उनका योग करो या पहले उनको घटाव करो, उनको माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो 5 में योग, या फिर आप कह सकते हो कि घटाव, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले इसको करो चाहे इसे नहीं। जो प्रश्न नंबर 60 है उसको ध्यान से देखोगे तो इतना लंबा चौड़ा प्रश्न, बाप रे बाप। देखो यहाँ से ये प्रश्न आपके पास में है कि तालिका में एक राज्य में 5 जिले हैं जिनमें गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको करने के बेसिक तरीका है, इसको करने का एक डायरेक्ट तरीका भी है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को बेसिक में जाके क्यों टाइम खराब करें जब ये डायरेक्ट आपके 5-7 सेकंड में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी देखो इसको करते हैं। आपको यहाँ से निकालनी है शिक्षक की आयु निकालनी है, तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो शिक्षक की आयु कैसे आ जाएगी। शिक्षक है वो छात्रों की जितनी आयु का तो है ही है, अब उसको छात्रों में जोड़ा गया है तो छात्रों की आयु उसने बढ़ा दी। आयु क्यों बढ़ाई, क्योंकि उसकी आयु ज्यादा थी, यानी छात्रों की आयु में जो एक्स्ट्रा आयु थी खुद की वो बराबर बराबर बांट दी। और कितनी कितनी बांटी, सभी छात्रों में औसत 1-1 बढ़ाए, तो उसने 1-1 साल सभी 40 छात्रों में बराबर बराबर बांट दी, तभी छात्रों का औसत बढ़ा है। तो यहाँ से आप कहोगे कि शिक्षक की आयु आपके पास आ जाएगी कि जो पुराना औसत था पहले वाला, प्लस उसमें जो वृद्धि हुई या कमी हुई, जो भी बदलाव आया, और प्लस यहाँ से आपके पास आ जाएगा जो भी शिक्षक की आयु जो भी उसने ऐड की है, यानी जो भी उसने यहाँ पे छात्रों को बांटा है, जो भी आयु उसने छात्रों को बांटी है। तो आप ये कहोगे कि पहले औसत 12 का था, उसने बदलाव कितना आया उसकी वजह से, तो आप ये कहोगे 1 का बदलाव आया है, 1 की आयु उसने सभी में 1-1 बराबर बराबर बांटी है, प्लस यहाँ से कितनी बांटी है, यानी उसने कितने वर्ष आयु को बांटा है छात्रों में। तो आप ये कहोगे कि उसने 1-1 साल अपनी आयु है वो बांटी है, और कितने छात्रों में, 40 में, तो ये हो जाएगी 1 गुना 40। तो यहाँ से ये हो जाएगा टोटल 12 प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा 40, यानी क्या हो जाएगा आपके पास में 53 वर्ष हो जाएगा। यानी शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी, 53 वर्ष हो जाएगी। बेसिक वैसे भी आप इसको कर सकते हो बेसिक से, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। इस अप्रोच से करोगे तो आप इसको करीब 4 या 5 सेकंड में हल कर सकते हो। ऐसे प्रश्नों को इससे ज्यादा टाइम नहीं। जो दूसरा प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रश्न है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। तो आपसे पूछा गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। तो मान लेते हैं कि जो दोनों संख्या है वो तीसरी संख्या से, पहली जो संख्या है फर्स्ट वाली, ये तीसरी संख्या से 20% अधिक है। अब ये जो दूसरी संख्या आपके पास में सेकंड वाली, ये आपके तीसरी संख्या से 40% अधिक है। यही आपको प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि मान लेते हैं, माना तीसरी संख्या को, अब जहाँ पे भी प्रतिशत की बात आए तो वहां पे उसको 100 मान लेना है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि माना तीसरी संख्या, तो यहाँ से आप तीसरी संख्या को 100 मान लेना, क्योंकि 100 का प्रतिशत निकालना आसान होता है। 100 का जितना प्रतिशत बोला जाए उतना ही होता है।
जैसे मैं 100 का 10% बोलूँ तो 10 होता है, 100 का 20% बोलूँ तो 20 होता है, 100 का 5% बोलूँ तो 5 ही होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ से आप ये कहोगे कि माना तीसरी संख्या कितनी आपके पास में 100 है, तो यहाँ से आप ये कहोगे कि जो पहली संख्या है फर्स्ट वाली पहली संख्या ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 100 और 20% इससे अधिक, यानी ये हो जाएगा कि तीसरी संख्या प्लस इसका तीसरी संख्या का 20%। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, जितना बोला जाए उतना ही होता है, तो यानी ये आ जाएगा आपके पास में 20 अधिक है। उसके बाद में देखो यहाँ से जो दूसरी संख्या है ये तीसरी संख्या यानी 100 प्लस इससे 40% अधिक है, यानी 100 का 40%। 100 का 40% कितना होता है, 40 ही होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40। अब प्रतिशत मैंने कैसे निकाला, तो आप ये कह सकते हो कि 40% निकालना है तो 40/100 और गुणा क्या हो जाएगा तीसरी संख्या जो क्या हो जाएगी आपके पास में 100, तो यहाँ से 0 से 0 कट के वही आ जाएगा 40 जो मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया। तो आप यहाँ से इन दोनों का आप अनुपात निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, तो आप ये कहोगे ये हो जाएगा 120 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो आप दोनों तरफ, या फिर आप यहाँ पे 20 से इसको काट सकते हो। तो आप 20 से काटोगे तो इसमें 6 बार भाग चला जाएगा और इसमें आपके 7 बार भाग चला जाएगा, यानी अनुपात क्या आ जाएगा आपके पास में 6:7 आ जाएगा। जो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है क्वेश्चन नंबर 53, यानी आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 51 से शुरू होते हैं, 51 से 75 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 53 है, यानी तीसरा प्रश्न है। तो देखो कितने वर्षों में एक धनराशि है वो 5% की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी कैसे हो जाएगी, तो आप ये देखोगे कि जो मिश्र धन है वो उसका ब्याज जुड़ेगा और ब्याज जुड़ने के कारण वो तिगुनी हो जाएगी। तो आपको बोला गया है कि मिश्र धन है वो क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे और आपको दर दे रखी है, यहाँ पे दर आपको दे रखी है ये है 5%। तो देखो यहाँ पे अपने बात करें तो इस प्रश्न को आप दो तरीके से हल कर सकते हो। ये एक तरीका आपके पास है बेसिक वाला और दूसरा तरीका आपके पास डायरेक्ट करने वाला। तो मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा। सबसे पहले जो आपके पास तरीका नंबर पहला है यानी बेसिक तरीका, उससे आप कैसे करोगे, मेथड फर्स्ट बेसिक। और जो दूसरा आपके पास है वो है डायरेक्ट तरीका, यानी आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, एग्जाम में जाके आप इसको कैसे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे बात करें तो आप ये कह सकते हो कि आपको यहाँ पे जो सूत्र होता है साधारण ब्याज का वो लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे ये होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे क्या होता है 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे क्या होता है आपके पास में 100 होता है। तो आप यहाँ से कहोगे कि साधारण ब्याज की आपको जरूरत पड़ेगी और आपको मूलधन की जरूरत पड़ेगी, समय आपको निकालना रहेगा, दर आपको दी हुई है। तो यहाँ से इसको कैसे करेंगे, सपोज करो यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास में मूलधन 1 है, मान लेते हैं मूलधन 1 रुपया है, तो 1 रुपया कितना हो रहा है, 3 रुपया हो रहा है, यानी आपके पास मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1 रुपया था वो बढ़ के कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से 1 रुपया 3 रुपये कैसे हो सकते हैं, 1 रुपया वो 3 रुपया कैसे होगा। तो आप ये कहोगे कि यहाँ से ब्याज बनेगा और ब्याज कितना बनेगा कि 1 रुपया वो 3 हो रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा आपके पास में 2 रुपये हो जाएगा। यानी जब 2 रुपये इसमें 1 रुपये में ब्याज जुड़ेगा तभी तो ये 3 रुपये होगा, अदरवाइज ये कैसे हो जाएगा डायरेक्ट। तो आप यहाँ से कहोगे कि आपके पास मूलधन 1 है तो यहाँ से ब्याज कितना आया 2 आ गया, तो बस इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि साधारण ब्याज कितना आ गया आपके पास में 2 आ गया। उसके बाद में आपके पास में मूलधन यहाँ पे, तो मूलधन आपके पास में 1 आपने मान लिया, दर आपको दे रखी है 5% और समय आपको निकालना है, तो समय गुणा आपको दर दे रखी है 5 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा।
तो अभी यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये यहाँ पे रह जाएगा और ये जो ऊपर है वो दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा और जो नीचे है वो दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो समय बराबर कह सकते हो आप कि समय बराबर हो जाएगा, ये इसके गुणा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 100 और बटा में क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 5 गुणा क्या हो जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा 1। यहाँ से आप इसमें भाग दोगे तो 20 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि ये हो जाएगा यहाँ से 20 और 20 को आप 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 40। यानी समय कितना हो जाएगा आपके पास में, 40 वर्ष हो जाएगा। यानी ये जो 1 रुपया है वो 3 रुपये होने में 5% के हिसाब से कितना समय लेगा, तो ये 40 वर्ष लेगा। ये आपके पास है तरीका नंबर फर्स्ट। दूसरा जो मेथड है उससे भी आप कर सकते हो, मेथड नंबर सेकंड यानी डायरेक्ट। तो आप ये कहोगे कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। फॉर एग्जांपल 5 की बात करें तो 5 अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है। 10 की बात करें तो वो भी कितना है, अपने आप में 100% है। यदि अपने 2.75 की बात करें तो ये भी अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है। तो यहाँ से देखो अपने कहें कि मूलधन जो है उसको मान लेते हैं अपने 100%, क्योंकि मूलधन जो भी है हमें पता नहीं है वो अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है। तो यहाँ पे मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन है ये क्या होना चाहिए, मूलधन का तिगुना। यानी जब ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप ये कहोगे ये हो जाएगा आपके पास में 300%। यानी ये आपने किसी को 100% धन उधार दिया, वो आपको 300% वापिस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से उसने ब्याज कितना प्रतिशत दिया, तो ब्याज आ जाएगा आपके पास में, आप कहोगे कि हो जाएगा 300% माइनस कितना हो जाएगा, 100%। तो आप ये कह सकते हो 200% आपके पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब आपको समय निकालना है तो समय क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 200% का ब्याज मिल रहा है और किस हिसाब से मिल रहा है आपको, तो आप कहोगे 5% के हिसाब से मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 5%, यानी आपको 200% का ब्याज मिला 5% के हिसाब से। तो कितने सालों में मिला, तो आप इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 40 वर्ष, यानी 40 वर्ष में जाके आपको 200% का ब्याज मिला। तो ये इस प्रकार के प्रश्नों को करने का एक दूसरा तरीका है जो आप इनको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है कि एक पहिया 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी करता है, तो दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या है। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे आपको इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आपको कैसे करना है ये। तो देखो सबसे पहले अपने बात करें तो पहिए के जो चक्कर है वो आपको दे रखा है, चक्करों की संख्या या फिर आप चक्कर कह सकते हो, ये आपको दे रखी है 4000 और आपको यहाँ से तय दूरी दे रखी है, तो ये आपको दे रखी है बराबर 60 किलोमीटर। अब आप इसको जो ऑप्शन है इसको ध्यान से देखोगे तो आपको त्रिज्या किस में निकालनी है, मीटर में। यानी आप यहाँ से ये कहोगे कि ये जो 60 किलोमीटर इसको मीटर में बदल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो इसको 1000 से आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 60,000 मीटर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा आपके पास में, 60 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 60,000 मीटर। तो यहाँ से देखो इसको कैसे करेंगे, तो आप ये निकालो कि जो पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो पहिया है वो एक चक्कर में तय दूरी उसकी क्या होती है कि जो पहिए की परिधि होती है, यानी जितना बड़ा पहिया होगा उतनी ही वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मार्कर को आप पहिया मान सकते हो, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो इसने कितनी दूरी तय की, तो आप ये कह सकते हो कि इसको यहाँ पे रखा और यहाँ से ये चला, चलते चलते ये इसने कितनी दूरी तय की, तो यहाँ से ये फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको चलाता हूँ तो इसने कितनी दूरी तय की, जो भी ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। यानी लगभग आप कह सकते हो कि ये एटलीस्ट इतनी दूरी तय करेगा एक चक्कर में। तो एक चक्कर में इसने कितनी दूरी तय की, तो आप ये कह सकते हो कि एक चक्कर में तय दूरी
तो ये हो जाएगी है जो भी इसकी बाहर की परिधि है उसके बराबर इसने तय दूरी की। तो ये हो जाएगी एक चक्कर में तय दूरी बराबर हो जाएगी पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। अब एक चक्कर में ये दूरी है और ऐसे मान लो जितने चक्कर होंगे उतनी ही दूरी बढ़ती जाएगी। तो आप ये कहोगे कुल तय दूरी, तो कुल तय दूरी क्या हो जाएगी आपके पास में, तो ये हो जाएगी कि जितने ये चक्कर लगाएगा उसको गुणा कर देते हैं एक बार के चक्कर में तय दूरी से, तो उसकी कुल तय दूरी आ जाएगी। यानी ये हो जाएगा, आप कह सकते हो कि चक्करों की संख्या जो भी आपको दे रखी है और गुणा क्या हो जाएगी उसकी परिधि हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी पहिए की परिधि हो जाएगी। तो कुल तय दूरी आपको यहाँ से दी हुई है, कितनी दी हुई है 60,000 आपको दे रखी है। और यहाँ से चक्करों की संख्या भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 4000 दे रखी है। तो ये हो जाएगा 4000 और गुणा परिधि। तो अपने पहिए की परिधि की बात करें तो परिधि जो होती है आपके पास में पहिए की परिधि, ये हो जाएगा आपके पास में 2πr, यानी जो पहिया होता है वो वर्त की तरह होता है और वर्त का जो परिधि होती है वो क्या होती है 2πr होती है। आर क्या है यहाँ पे त्रिज्या है, पाई का मान क्या है, तो आप ये होगे पाई का मान आपको मिलेगा 22/7 मिलेगा यहाँ से, और आर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। यहाँ से पहिए की परिधि क्या आ जाएगी आपके पास में 2πr हो जाएगी, 2π और मैं इसको आर लिख देता हूँ, यानी क्या हो जाएगी 2πr। तो यहाँ से आर को इधर रखो, बाकी जो इसके गुणा में है वो इसके भाग में आ जाएगा। तो मैं इनको एक तरफ लिखूं तो आर बराबर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में 60,000 और नीचे ये जो जितने भी बचे हुए सारे कहाँ पे आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4000 गुणा, अब यहाँ पे ये भी नीचे आ जाएगा तो 2 गुणा पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, यानी ये हो जाएगी 22 बटे क्या हो जाएगी 7। अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो ये हो जाएगी आपके पास में 60,000, यहाँ पे नीचे 4000 गुणा 2 इधर आ जाएगा और 22 भी इधर हो जाएगा, और ये 7 है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में 7 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसमें 60 में 4 का भाग देंगे तो आपके पास मिलेगा यहाँ से 15 मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 15 को 7 से गुणा करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा 105 मिलेगा। अब 105 में आपको 22 गुणा 2 यानी आपको 44 का भाग देना है। तो आप 105 में 44 का भाग लोगे तो आप इसको ध्यान से देखोगे कि 44 एक बार पढ़ा पढ़ोगे 44 होता है, 2 बार पढ़ा पढ़ोगे तो 88 होता है, 3 बार पढ़ोगे तो 132 होता है। तो आप यहाँ से देखोगे कि इसमें 2 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से आपके पास जो भी आंसर आएगा ये 2 पॉइंट कुछ आने वाला है। अब इसको आपको पूरा नहीं करना है, यदि आप इसको पूरा कर रहे हो तो आप अपने एग्जाम में टाइम खराब कर रहे हो अपना, और जो लाखों एस्पिरेंट है जो आपकी तरह सपने देख रहे हैं वो उनसे आप पिछड़ जाओगे। तो अब इसको यहीं पे छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन में जाके देखना है कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो आपको करीब 2 पॉइंट कुछ दे रहा है। यदि कई ऑप्शन मैच होते हैं तो फिर आपको इसको आगे हल करना है। यदि ऑप्शन मैच नहीं होते, जैसे अलग अलग आ रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ से इतना ही करना है इसको। तो आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको मिलेगा कि पहला जो ऑप्शन है ये है आपके पास में 8.25 मीटर, दूसरा है 8 मीटर, तीसरा आपके पास में 2.38 मीटर और चौथा आपके पास में 4.68 मीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 पॉइंट जो आपको दिया हुआ है 38 मीटर, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको आगे आपको हल नहीं करना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके पास में ये है क्वेश्चन नंबर 55 यानी अपना 5। ये आपको दिया हुआ है 25% ऑफ 4 - 30 + 2 का स्क्वायर + 18। तो देखो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये बोर्डमास के नियम से होते हैं, यानी बोर्डमास के नियम इन पे लागू होता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बोर्डमास का नियम बताता हूँ, क्योंकि आपके अक्सर जीडी में इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं।
कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते रहते हैं, पिछले एग्जाम्स में भी आए थे और आगे जो भी एग्जाम्स होगा उसमें भी आते रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। तो देखो BODMAS का नियम क्या होता है, BODMAS। तो ये क्रम रहता है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट आपको दे रखी है उसको हल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ऑफ लगा होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं का, जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है ऑफ, ब्रैकेट के बाद में ऑफ को हल करना है। यानी ऑफ का क्या मतलब होता है कि आपस में जो भी दिया है इनको गुणा करना रहेगा। जैसे यहाँ पे ये दिया है तो इनको आपस में क्या करना होगा, गुणा करना रहेगा। ये यहाँ पे 25% नहीं 25 ही है ये केवल, तो यहाँ से आपको ये गुणा करना रहेगा। उसके बाद में आप डी की बात करें तो डी क्या होता है आपके पास में, डिवीजन, यानी आप इसको कह सकते हो भाग। डिवीजन क्या होता है, भाग देना होता है। उसके बाद में एम का क्या मतलब होता है, एम का होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या होता है, आप कह सकते हो गुणा। देखो इस गुणा में और इस गुणा में अंतर होता है, यदि दो ये गुणा भी आ रहा है साथ में और ऑफ भी लगा है तो पहले ये होगा, उसके बाद में ये होने वाला है यहाँ से। तो यहाँ से अपने बात करें कि ए क्या है, तो ए आपके पास में है एडिशन। एडिशन यानी आप कह सकते हो जोड़। और जो एस है ये क्या है आपके पास में, सबट्रैक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और सबट्रैक्शन क्या होता है, तो आप कह सकते हो घटाव। सबट्रैक्शन क्या होता है, घटाव। यानी मैं क्रम की बात करूं तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, बाद में आपके पास आ जाएगा ऑफ, यानी आप कह सकते हो का, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर पे आपके पास आ जाएगा भाग, 4 नंबर पे आपके पास आ जाएगा गुणा, और 5 नंबर पे आप इन दोनों में से किसी को भी काम में ले सकते हो। यानी आप पहले चाहे उनका योग करो या पहले उनको घटाओ करो, उनको माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो 5 में योग, या फिर आप कह सकते हो कि घटाओ, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले इसको करो चाहे पहले इसको करो। तो यहाँ से इस प्रकार से ये होता है आपके पास में नियम होता है, इसको बोलते हैं BODMAS का नियम। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करी है। अब मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा तो उसमें आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो प्रश्न ये है कि 25 ऑफ 4, यानी ऑफ का मतलब होता है का, यानी आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है एग्जाम में कि 25 का 4 माइनस 30 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 18 का मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट वालों को अंदर से सोल्व करना होता है, बाद में ऑफ को सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इधर ऑफ लगा है, तो पहले माइनस होगा या फिर ऑफ को सोल्व किया जाएगा। तो आप कहोगे कि BODMAS के नियम के अनुसार पहले इसको सोल्व किया जाएगा, यानी सबसे पहले इन दोनों को हल किया जाएगा। सोल्व का मतलब होता है हल करना, तो पहले इन दोनों को हल किया जाएगा। तो आप ये कहोगे ये हो जाएगा 25 गुणा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑफ का मैंने आपको मतलब बताया था गुणा करना। यहाँ से आपको माइनस का मिलेगा 30 प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर, इनको हल करना है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो आप इसको कह सकते हो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में 18 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 25 गुणा 4 यानी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। माइनस यहाँ से क्या मिलेगा आपको 30 मिलेगा, और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा आपको 22 मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 92, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 92 आ जाएगा। और आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। उसके बाद में जो प्रश्न आपके पास में प्रश्न नंबर 56, ये क्या है, आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 3:2। तो आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात क्या होगा। यानी ये जो प्रश्न है ये आपके अनुपात समानुपात का प्रश्न है। आप इसको ध्यान से देखना है इसको, और बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। कैसे करना है देखो, आपको सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना है। आपको दिया है कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, ये आपको दिया हुआ है, और ये आपको दे रखा है यहाँ से 3:2 आपको दे रखा है। और आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा।
तो देखो ये जो अनुपात है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनुपात का कुछ और कोई मतलब नहीं होता, बटा मतलब होता है इसका। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई, और यहाँ से ये अनुपात लगाए तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, और ये अनुपात में है तो यहाँ पे बटा लगा सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा 2। यानी x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 3/2। अब एक तरीका होता है उसको बोलते हैं युगांतरानुपात। ये मैं आपको पूरा डिटेल में जब मैं इसका बेसिक पढ़ाऊंगा आपको अनुपात समानुपात का, मैं आपको डिटेल में टॉपिक पढ़ाने जाऊंगा, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से अनुपात समानुपात निकाला जाता है, प्रथमानुपाती क्या होता है, द्वितीयानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में जाके जब मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा अनुपात समानुपात का तब आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से देखो युगांतरानुपात अपने लगाएंगे, तो युगांतरानुपात आप देखो युगांतरानुपात क्या होता है इसको समझेंगे थोड़ा सा। युगांतरानुपात लगाने पर तो युगांतरानुपात का नियम ये कहता है कि आप पहले इन दोनों को ऊपर नीचे जोड़ दो, यानी इधर से भी इनको जोड़ना है और इधर से भी इनको जोड़ना है। उसके बाद आप इसमें से ये वाला घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसमें से ये घटाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसमें से ये घटाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो अनुपात चाहिए वो अनुपात आपको मिलेगा। यदि आप इसमें से ये घटाओगे तो आपके पास अनुपात बदल जाएगा, लेकिन अनुपात रहेगा एक ही तरह का, यानी ओवरऑल कोई चेंज नहीं आने वाला। तो आप सबसे पहले इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई ऊपर वाला, और प्लस क्या हो जाएगा x माइनस वाई। नीचे क्या करना है आपको, ऊपर वाले में से ये घटाना है, क्योंकि मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे x और x मिलेगा, जबकि y यहाँ से दोनों कट जाएंगे। अब मुझे चाहिए y का अनुपात, तो मैं यहाँ इसमें से ये वाला घटाऊंगा तभी मुझे y मिलेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस, अब ये माइनस में आएगा तो यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ से आपके पास मिलेगा 3:2 मिलेगा यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से आप इसको हल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से y कट जाएगा तो आपके पास मिलेगा ऊपर, इसको यहाँ से आप हल करोगे तो ऊपर मिलेगा आपको 2x मिलेगा, x प्लस x यानी क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। यहाँ से आप इसको हल करोगे तो देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो जो माइनस है वो अंदर गुना होगा, तो यहाँ से ये प्लस का है यानी ये प्लस का x है तो ये इससे गुना होके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन ये आपके पास में माइनस का है तो ये इसके साथ में गुना होके माइनस माइनस क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। तो यानी ये ब्रैकेट हटाने पे ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का, और ये माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से आप कहोगे कि ये आपको मिलेगा x माइनस एक्स, तो दोनों x कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कट जाएंगे आपस में, और y प्लस वाई यानी क्या मिलेगा आपको 2y मिलेगा। बराबर क्या आ जाएगा, तो बराबर जो आपने इधर किया था वही आपको इधर करना है, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 3, और यहाँ से इसमें से ये घटाया था तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे तो इनको जोड़ दिया तो यहाँ पे भी ये जोड़े जाएंगे ऊपर, और यहाँ पे आपने इनको इसमें से इसको घटाया तो यहाँ पे भी ये घटाए जाएंगे आपस में, तो यानी क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। तो यहाँ से आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 5, और ये हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा आपस में, यानी आपको यहाँ से और इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, इधर x बचेगा इधर y, और 2 से 2 आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यानी x बटे वाई आपको क्या मिला 5/1 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि x का मान आपके पास में 5 है तो y का मान क्या हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। यदि x का मान 5 है तो y क्या हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से जो आपके पास पूछा गया है प्रश्न में उसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, यानी x आपके पास है 5 है, y आपके पास में क्या है 1 है, ये इनका अनुपात है, इनका मान नहीं है। अब यही अनुपात आपको यहाँ पे रखना है, तो आप कहोगे आपको चाहिए x² प्लस y² अनुपात, आप कह सकते हो x² माइनस y², ये चाहिए आपको।
तो बराबर हो जाएगा कुछ नहीं, बस x की जगह पे 5 रख दो और y की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो। तो ये हो जाएगा आपके पास में, x की जगह पे 5 रखा तो आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अनुपात, x की जगह पे 5 रखा तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे आपने 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और इनका क्या हो जाएगा अनुपात। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 25 प्लस ये हो जाएगा 1, यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या आ जाएगा 26 अनुपात क्या हो जाएगा इधर से इसमें से 1 माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा 24। लेकिन ये सरल पदों में आपके पास अनुपात नहीं आया, इसको और आगे काटा जा सकता है। तो आप इसको 2 से काट सकते हो, तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास में यहाँ से आया 26 अनुपात 24 आया। अब इसको और काटा जा सकता है, तो आप इसको 2 से काटोगे तो इसमें 13 बार भाग चला जाएगा और इसमें आपके पास 12 बार भाग चला जाएगा। अब ये सरल अनुपात के अंदर आया है क्योंकि इसको आगे और काटा नहीं जा सकता। तो आप ये कहोगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 13 अनुपात 12 आ जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको एग्जाम में जाके ऐसा कुछ लिखना नहीं है, ये तो बस आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट करोगे, सबसे पहले आपको जो भी ऊपर है उसका मान मिलेगा। तो आप ये कहोगे कि x बटे और ये बाद वाला यानी y, x बटे y इनको जोड़ोगे तो आपको दोनों को जोड़ के ऊपर आ जाएगा और दोनों को घटा के नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा x बटे y बराबर 3 + 2 5 बटे 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी ये आपको यहाँ से आप इसको करना चाहोगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, x यहाँ से इनको जोड़ा तो क्या आ जाएगा 5, y बाद वाला और इनको घटाया तो क्या मिला 1, और इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे रखोगे इसमें तो आपको जल्दी से, यानी आप कह सकते हो कि करीब आपको 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको ऐसे प्रश्नों की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है। जो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में ये है कि एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है, तो 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य उसको क्या रखना होगा। विक्रय मूल्य क्या होता है, जो बेचा जाए। यानी ओवरऑल प्रश्न को समझे तो आपको कह रहा है कि 46 रुपये में जब वो एक वस्तु को बेचे तो उसे 8% का नुकसान हो जाएगा। अब उसको बेचना है 6% के लाभ पर, तो उसे उसको कितने रुपए में बेचना होगा ताकि उसे 6% का लाभ हो जाए। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, तो अपने उस वस्तु का क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे। तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य अपने मान लिया 100 मान लिया, क्योंकि 100 का परसेंट निकालना क्या होता है, आसान होता है, इसलिए अपने उसको 100 मान लिया। तो देखो आपको यहाँ पे 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, आपके पास है विक्रय मूल्य पहला, विक्रय मूल्य फर्स्ट, और एक दूसरा विक्रय मूल्य आपके पास है जिस पर आपको बेचना है, यानी आप कह सकते हो विक्रय मूल्य सेकंड, इस पर आपको बेचना है। तो देखो यहाँ पे 8% का उसको नुकसान होता है, यानी 8% उसको घाटा लग गया, तो विक्रय मूल्य अपने अनुसार क्या हुआ, एक बार प्रश्न में जो बोला गया उसको छोड़ दो, अपने अनुसार क्या हुआ। तो आप कहोगे कि 100 रुपये उसने खरीदी थी, 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, तो 8% का घाटा लगा है। और घाटा किस पर, घाटा या नुकसान कह सकते हो, और जो फायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है वो किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो आप ये कहोगे कि 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था और 8 रुपये उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो यहाँ से 100 का 8% उसको नुकसान हो गया, तो 8 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 92, यानी कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। अपने अनुसार उसने 92 में बेची होगी, तो आपको कहा गया है कि 6% लाभ पर बेचना है इसको, यानी इसको वो 6% लाभ पर बेचेगा, यानी प्लस का 6 करेगा। तो देखो यहाँ पे 100 है और 100 का 6% क्या होता है, 6 ही होता है, 100 का जितना प्रतिशत बोला जाए उतना ही होता है।
यानी 100 ये और इसका 6%, यानी हो जाएगा 100 प्लस क्या हो जाएगा 6, यानी 106। जब वो 106 में बेचेगा तब उसको यहाँ पे क्या होने वाला है, 6% का प्रॉफिट होने वाला है, 6% का उसको लाभ होने वाला है। अब इसको ध्यान से देखो, पूरी जो बात है इसका क्या निचोड़ निकलता है। तो जब उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था, उसने 8% के नुकसान पर बेची, तो उसको कितने रुपए में बेची होगी उसने, तो यहाँ से हो जाएगा 100 रुपये क्रय मूल्य और 8% इसका नुकसान, यानी 100 माइनस 8 92। लेकिन पर्सन आपको कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य था पहले वाला 8% के नुकसान पर, ये 92 नहीं था, ये आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में 46 रुपये, यानी अपने जिसको 92 बोल रहे हैं वो पर्सन के अनुसार क्या है 46 है। तो अपना जो एक है वो पर्सन के अनुसार क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि जब 92 का मान 46 है तो एक का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46/92। आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी एक का मान क्या हो जाएगा 1/2। लेकिन अपने तो उसको कितने पर बेचना है, दोबारा 6% के लाभ के लिए 106 पे बेचना है। तो आप ये कहोगे जब एक का मान 1/2 है तो 106 जिस पर बेचना है उसका मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106 का मान हो जाएगा 106 गुना क्या हो जाएगा, एक का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 106 गुना क्या हो जाएगा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 53 रुपये। यानी आप उसको जो वस्तु है आप उसको 53 रुपये में बेचोगे तो आपको वहाँ पे क्या होने वाला है, 6% का लाभ होने वाला है। इस तरीके से आपको करना है। एग्जाम में आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है अपने आप में, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो इस प्रकार से। उसके बाद में जो आगे वाला प्रश्न आपके पास में क्वेश्चन नंबर 58 यानी 58 नंबर, ये भी इसी तरीके का प्रश्न है, बिल्कुल इसी तरीके का है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आपको हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानना है। आप 200 300 400 50 60 कुछ भी मान सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने 100 नहीं माना तो आपकी कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला, आंसर हर एक में आएगा। 100 मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि 100 का आपको परसेंटेज निकालना ही नहीं पड़ेगा, जो दिया है वही हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको दिया है कि जो पहले वाला विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य फर्स्ट, ये आपको दे रखा है, यहाँ से 8500 रुपये दे रखा है। विक्रय मूल्य फर्स्ट आपको दिया हुआ है 8500 रुपये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा करने पे उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। वो नुकसान कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे नुकसान हो रहा है उसका 15% का। अब उसको चाहिए यहाँ पे फायदा चाहिए, कितने का चाहिए 5% का। तो आप देखो यहाँ पे माना क्रय मूल्य, उसी तरीके से इसको करना है, माना क्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे अपने इसको मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं। अब अपने अनुसार जैसा प्रश्न में बोला गया वैसे ही करते जाना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 15% का उसको नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य फर्स्ट आएगा अपने पास में, विक्रय मूल्य फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, तो आप हो गई यहाँ पे इसको 15% का लॉस हो रहा है, यानी 15% का उसको घाटा लग रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 जो क्रय मूल्य है, और माइनस इसका 15% यानी घाटा, तो 100 का 15% क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15, यानी मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि जो 100 का प्रतिशत जो बोला गया है वही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 15, यानी कितना हो जाएगा 85 रुपये। यानी जब वो 100 रुपये की वस्तु को 15% के आने पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 85 में। अब देखो ध्यान से, दूसरा जो विक्रय मूल्य है ये आपको दिया हुआ है, विक्रय मूल्य सेकंड, ये आपको दिया है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करना है, 5% का। तो देखो 5% के लाभ के लिए 100 रुपये तो जो क्रय मूल्य उसका है वो तो है ही है, साथ में इसका 5%, यानी 100 का 5% क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 105। अब जब वो वस्तु 100 रुपये वाली वस्तु को 105 में बेचेगा तब उसे 5% का यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो अब देखो ध्यान से, जब उसने 100 रुपये की वस्तु को 85 में बेचा, अपने अनुसार उसने 85 में बेचा, जबकि पर्सन के अनुसार कितने में बेचा, 8500 रुपये में,
यानी अपना जो 85 है 85 है वो किसके बराबर है, 8500 के बराबर है। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। तो ये हो जाएगा आपके पास में 8500। यानी जब 85 का मान 8500 है तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8500 बटे आपके पास हो जाएगा 85 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो बचेगी, यानी कितना हो जाएगा आपके पास में 100 हो जाएगा। तो आपको कितने में बेचना होगा, 105 में। तो यहाँ पे 105 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 और एक का मान 100 है तो 105 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 गुणा 100 बराबर हो जाएगा आपके पास में 10,500 रुपये। और यही क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 59 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न है कि 2 नंबर है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ आपको कि 2 नंबर है वो किसी तीसरे नंबर से 25 और 36 कम है। यानी आप कह सकते हो कि जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से 25 कम है और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर से 36 कम है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको परसेंटेज बताना है पहले वाले नंबर का कि वो दूसरे नंबर से कितने प्रतिशत कम है। तो ये प्रश्न है, आप इसको ध्यान से करने की कोशिश करोगे तो आपको ये इसका आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि ये प्रश्न गलत है। तो देखो यहाँ से कैसे गलत है इसको समझते हैं। तो ये प्रश्न आपको दिया है कि 2 नंबर है, मान लेते हैं ये आपके पास में पहला नंबर है, ये आपके पास में दूसरा नंबर है और ये अपने मान लेते हैं ये आपके पास में तीसरा नंबर है जो अपने को पता नहीं है। तो मान लेते हैं इसको अपने कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि ये x मान लेते हैं, ठीक है। 100 तो नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वगैरह का कोई रूल नहीं है, नंबर कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, अपने को पता नहीं है तो अपने उसको 100 नहीं मान सकते। तो यहाँ से आपको दिया गया है कि जो पहला नंबर है ये तीसरे नंबर से 25 कम है, तो ये हो जाएगा x माइनस तीसरा नंबर क्या है x है और इससे 25 कम है तो x माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। दूसरे वाला है ये तीसरे नंबर से 36 कम है तो ये हो जाएगा x माइनस 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रश्न में आपसे बोला गया कि ये जो नंबर है ये इससे कितना प्रतिशत छोटा है, तो मुझे बताओ क्या ये नंबर बड़ा होगा या ये नंबर बड़ा होगा। तो अब आपको यहाँ से x से तो डायरेक्ट आपको मान लो पता चल भी रहा होगा या नहीं पता चल रहा होगा। आप इसको एक काम करो, आप इसको अलग अलग नंबर मान के चल सकते हो। मान लेते हैं x को मैं 50 मान लेता हूँ, x को मैंने 50 माना तो ये जो पहले वाला नंबर है ये क्या जाएगा, तो आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहला और दूसरा नंबर क्या क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहला है x को 50 मानोगे तो ये क्या आ जाएगा, पहला नंबर 50 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 25 ही हो जाएगा। जबकि दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 36, तो ये तो आपके पास में 14 ही आने वाला है। जबकि आप इसको x मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हो, x मान लेते हैं, मैं यहाँ पे 55 मान लेता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x बराबर मैं आपको 3 पे चेक करा देता हूँ, x बराबर मैं इसको मान लेता हूँ 70 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से ये 55 हुआ और 55 में से आप 25 माइनस करोगे तो ये आपके पास में 30 आ जाएगा और इधर आप 55 में से 36 माइनस करोगे क्योंकि x का मान 55 है और इसमें से 36 माइनस करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ से ये नंबर है ये इससे बड़ा है और यहाँ पे ये नंबर है ये भी इससे बड़ा है। इधर आप 70 रखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा पहला नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 25 यानी 70 माइनस 25, तो ये हो जाएगा आपके पास में 35 हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको ये नंबर आपके पास में हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस 36 यानी हो जाएगा 70 माइनस 36 हो जाएगा। तो ये आपके पास में कितना आने वाला है यहाँ से, तो ये आपके पास में आने वाला है 34 आने वाला है। तो देखो अब यहाँ से क्या ये जो पहले वाला नंबर है ये इन नंबर से छोटा हो रहा है कहीं पे, ऐसे आप कितने भी चेक करोगे तो ये नंबर है ये इससे छोटा नहीं हो रहा। जब प्रश्न आपको कह रहा है कि बताइए ये जो नंबर है ये इससे कितना प्रतिशत छोटा है, तो ये इससे किसी भी कंडीशन में छोटा नहीं हो रहा, तो यहाँ से इसका आंसर नहीं आने वाला। जो प्रश्न नंबर 60 है उसको ध्यान से देखोगे तो इतना लंबा चौड़ा प्रश्न, बाप रे बाप। देखो यहाँ से ये प्रश्न आपके पास में है
कि तालिका में एक राज्य में 5 जिले हैं जिनमें गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत और पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपको 5 जिले दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, 4 और 5, और यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है, और इधर आपको महिला और पुरुषों का अनुपात दिया हुआ है। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि D4 यानी जो डिस्ट्रिक्ट चौथा है उसकी कुल जनसंख्या आपको दे रखी है 35,000 है, तो D4 में गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाएं कितनी हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है D4 की कुल जनसंख्या, तो D4 की कुल जनसंख्या आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है 35,000। प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जो प्रतिशत दिया हुआ है वो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं का प्रतिशत दिया है, यानी आपको D4 की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत, नीचे की जनसंख्या से D4 के सामने देखो गरीबी रेखा से नीचे, तो आपको दिया हुआ है यहाँ से 25% दिया हुआ है। तो देखो गरीबी रेखा से नीचे आपको 25% दिया हुआ है, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर देखो तो टोटल जो जनसंख्या है वो अपने आप में 100% होती है। तो इसमें गरीबी रेखा से नीचे आपको जनसंख्या दे रखी है, ये आपके पास में 25% है। तो गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या, तो गरीबी रेखा से D4 की गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो आप ये कहोगे कि 100% टोटल होता है, उसमें से 25% नीचे है, तो आप कहोगे 75% गरीबी रेखा से ऊपर है। तो यहाँ से आप इसको देखोगे, गरीबी रेखा से ऊपर आपको महिला और पुरुष का अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में, तो आप D4 के सामने आपको देखना है कि गरीबी रेखा से ऊपर महिला और पुरुष का अनुपात क्या है। तो देखो गरीबी रेखा से ऊपर D4 की जनसंख्या का अनुपात, तो ये आपको दे रखा है। यहाँ पे 2 चीज दी हुई है, एक तो आपको दिया है पुरुष अनुपात, आपको महिला दे रखा है, और आप इस प्रश्न को देखोगे तो पुरुष अनुपात आपको महिला दे रखा है यहाँ पे 4:3, 4:3 आपको 3 दिया हुआ है। यानी यदि 4 पुरुष गरीबी रेखा से ऊपर है तो कितनी महिलाएं गरीबी रेखा से ऊपर है, 3 महिलाएं। तो अब इसको ध्यान से देखो पूरे को, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ से गरीबी रेखा की ऊपर की जनसंख्या, तो देखो ये जो गरीबी रेखा से ऊपर है ये जनसंख्या कितनी है आपके पास में, 75% है। तो आप ये कह सकते हो कि ये 75% है, और 75% किसका, कुल जनसंख्या का, और कुल जनसंख्या कितनी है आपके पास में, तो आप ये कह सकते हो 35,000 है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 ये कट जाएगी, और क्या बचा आपके पास में, तो ये बचा 75 × 350। अब इसको हल मत करना, नहीं तो ये कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला। आप इसको पहले हल करोगे तब टाइम लगेगा, बाद में इसको, अभी पहले जब आप इसको यहाँ पे गुणा करोगे तब आपको टाइम लगेगा, बाद में जब आप यहाँ से अनुपात निकाल के भाग करोगे तब आपको टाइम लगेगा, यानी आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो देखो यहाँ पे आपको गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या आपको ये मिल गई यहाँ से 75 × 350, जबकि अपने पास अनुपात क्या दे रखा है, 4:3, यानी गरीबी रेखा से ऊपर 4 पुरुष है तो महिला कितनी है, 3 महिला है। यानी अपने अनुसार कुल कितने हुए, तो आप कह सकते हो अपने अनुसार कुल हुए 4 + 3 = 7 हुए, जबकि प्रश्न के अनुसार कितने हुए, तो प्रश्न के अनुसार हो रहे 75 × 350 हो रहे हैं। तो यहाँ से एक का मान कितना आएगा, तो ये कहोगे ये हो जाएगा 75 × 350, और यहाँ पे ये इसमें भाग में चला जाएगा, यानी यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे या फिर एक बार आप इसको छोड़ दो। अब अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, तो अपने को चाहिए गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या। तो गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या क्या है, तो आप यहाँ से देखोगे 3 है, तो अपने को एक का मान यहाँ से मिल गया। ये अपने को चाहिए गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाएं, यानी अपने को 3 चाहिए, 3 का मान चाहिए। तो आपको यहाँ से 3 का मान क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, जब एक का मान ये है तो 3 का मान क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 75 गुणा 350, और यहाँ पे 3 भी गुणा हो जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा 7। जब आप इसको यहाँ से काटोगे तो ये 5 बार चला जाएगा और ये की 0 50 आ जाएगा, और जब आप इसको हल करोगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और अभी ये हो गया 5 गुणा 3 यानी 15 हो गया, और 15 को आप जब 75 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 15 को 5 से गुणा करोगे 75, कैरीज 7 आ जाएगी, और 15 7 105, कैरीज आपके पास 7 थी, यानी 105 और 7 कितनी हो जाएगी 112। तो ये जो जनसंख्या है महिलाओं की, ये गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगी। हालांकि ये जो प्रश्न था ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और प्रश्नों के मुकाबले, तो ये आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न जब आप इनको देखो तो आप इनको लास्ट में करना, जब आपका टाइम बच जाए तब ऐसे प्रश्नों को आप लास्ट में ही हल करना है, पहले मत लेके बैठ जाना, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि देखो ये इतना लंबा चौड़ा प्रश्न है। उसके बाद में देखो प्रश्न जो आपके पास 61 है, ये दिया हुआ है कि यदि डिस्ट्रिक्ट 3rd है यानी तीसरा जिला है, उसकी कुल आबादी आपको दे रखी है, यानी D3 की आपको कुल जनसंख्या दी हुई है, ये आपको दी हुई है 40,000। तो आपसे पूछा गया है कि D3 में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी क्या है, और आपको यहाँ पे बोला गया है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या। तो जो पहले वाला प्रश्न था उसकी टेबल है, उसको ध्यान से देखोगे, यानी ये जो प्रश्न है पहले वाला और ये वाला दोनों एक ही टेबल के प्रश्न है ये, तो उसकी टेबल आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। इसमें देखो तो आप D3 के सामने गरीबी रेखा से नीचे के लोग देखोगे तो आपको कितने प्रतिशत मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 20%। तो देखो गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या आपको कितनी मिलेगी, तो आपको ये मिलेगी 20%, यानी आपको यहाँ पे D3 की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या निकालनी है, और ये मिल गया आपको 20%। तो कुछ नहीं, बस आपको 40,000 का 20% निकाल देना है, तो ये हो जाएगा 20/100, और गुणा कितना हो जाएगा, जिसका 20% निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा 40,000। तो देखो यहाँ से 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, और इसको गुणा करोगे तो यहाँ से पहले कितनी जीरो है 1 2 3, तो सबसे पहले 3 0 आ जाएगी, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8, यानी कुल जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे है D3 डिस्ट्रिक्ट में वो कितनी है, तो ये हो जाएगी 8,000। और आप इसको यहाँ से 20% को ऐसा न करके आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहो तो देखो, जैसे कोई भी संख्या का मुझे 10% निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये है आपके पास में 40,000 है, इसका मुझे 10% निकालना है, तो आप एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी इसका जब मैं 10% निकालूंगा तो आप क्या कहोगे कि एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 4,000, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 4,000। जब आपको यहाँ पे 1% निकालना हो तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो आपको 1% क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा 400। तो अब इसको ध्यान से देखोगे, आपके पास 10% का मान 4,000 है, जबकि आपको चाहिए 20%, तो यहाँ पे इसका जस्ट डबल कर दो, यानी 4,000 का डबल क्या हो जाएगा 8,000, तो 8,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर जो 62 है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है कि दो संख्याओं के मैस है यानी महत्तम समापवर्तक और लेस है यानी लघुत्तम समापवर्तक आपको दिए हुए हैं, ये है क्रमशः 12 और 240। यदि आपको एक संख्या दे रखी है 24 है तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखो यहाँ पे जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। ये जो आपके क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैस है, आपको दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और आपको लेस दिया हुआ है, लेस है यानी लघुत्तम समापवर्तक और मैस है यानी महत्तम समापवर्तक। तो ये आपको दिया हुआ है, ये आपको 240 दे रखा है। अब ये क्या होते हैं इनको डिटेल में जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, जैसे कि टोशेंट मेथड क्या होता है, उसमें किस प्रकार से आपको रिमाइंडर निकालना रहेगा यानी आपको शेषफल किस प्रकार से निकालना है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ाने वाला है। इसलिए आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो यहाँ पे अपने बात करें कि इस प्रकार के प्रश्न जहाँ पे आपको पहली संख्या भी दी हो साथ में और आपको दूसरी संख्या निकालनी हो,
तो इस प्रकार के प्रश्नों को सीधा हल कैसे करना है डायरेक्ट, तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, आपको ध्यान में रखना है और आप उससे कर सकते हो। ये होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपको मिलेगा मैस है गुणा आपको मिलेगा लेस है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपको मिलेगा मैस है गुणा लेस है। अब जो दिया हुआ है वो इसके अंदर आपको रख लेना है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैस है गुणा लेस है। तो पहली संख्या आपको दी हुई है 24 गुणा दूसरी संख्या मुझे नहीं पता, निकालनी है ये, बराबर आपको दिया हुआ है मैस है, कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 12 गुणा लेस है आपको दिया हुआ है कितना 240, तो ये हो जाएगा 240। अब ये जो गुणा में है ये दूसरी तरफ किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से आप दूसरी संख्या निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 गुणा 240 और यहाँ पे भाग में आ जाएगा आपके पास में 24। जब आप इसको काटोगे तो इसमें 2 बार भाग चला जाएगा और इसको आप काटोगे 240 को 2 से काटोगे तो इसमें 120 बार भाग चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 120। उसके बाद में देखो जो क्वेश्चन नंबर 63 है आपके पास में यानी 63, ये दिया हुआ है कि एक व्यापारी 24,500 रुपये अंकित मूल्य के सोफा सेट पर 5% की 2 क्रमिक यानी क्रमागत छूट देता है। सोफा सेट का बिक्री मूल्य क्या है। और आप इनको आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको ध्यान से देखोगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव लगेगा, क्योंकि जो ऑप्शन है ये आपको पॉइंट में दिए हुए हैं। और ऐसे प्रश्नों को करने की मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिए हो तो उनको पूरा सोल्व करना जरूरी नहीं होता। कैसे इसका अंदाज़ा लगा के अपने इसको हल कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखना है। जो सबसे पहले आपको दिया गया है उसको लिख लेना है, यानी आपको अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य 24,500 रुपये और आपको 2 छूट दी हुई है, 2 छूट, और ये प्रत्येक आपको दी हुई है 5% की। 2 छूट आपको कितनी दी हुई है, 5% की दी हुई है। देखो सबसे पहले अपने इन दोनों छूटों को यानी 5% और 5% की छूट को अपने एकल छूट में बनाना है। तो सबसे पहले अपने इसको कैसे करेंगे कि आप 2 छूट को मिला के एकल छूट बना लो। तो मैं आपको यहाँ पे एकल छूट का एक तरीका बताता हूँ कि एकल छूट डायरेक्ट कैसे निकालनी होती है। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो, फॉर्मूला नहीं वैसे कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको जब ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊँगा लाभ आने वाला तब आपको बताऊँगा। लेकिन आप यहाँ पे बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना ध्यान में रख सकते हो कि ये हो जाएगा आपके पास में a प्लस बी माइनस AB बटे आपके पास में हो जाएगा 100 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रतिशत, यानी a क्या है तो a आपके पास में है, आप कह सकते हो कि a बराबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, a बराबर क्या है पहली छूट है, b बराबर क्या आपके पास में दूसरी छूट है। तो देखो यहाँ पे अपने एकल छूट निकालें इसकी, तो ये हो जाएगा कि 5% और 5% की एकल छूट क्या होगी, तो ये हो जाएगा a की जगह पे 5 और b की जगह पे भी 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है 5% की। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 5 गुणा 5 बटे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 यानी 25/100। जब आप ये हो जाएगा 25/100 यानी इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 10 माइनस 25 में 100 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.25, यानी ओवरऑल आपको मिलेगा यहाँ से 9.75%। यानी आपने टोटल कितने प्रतिशत की छूट दे दी उसको, 9.75% की छूट दे दी। यानी जब आप 5% और 5% की 2 क्रमागत छूट दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको टोटल 10% की छूट दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको 9.75% की छूट दे रहे हो। इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँ, तो जैसे मान लो आप कभी किसी शोरूम में जाते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा दुकान पे लिखा होता है कि 20% प्लस फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं आपके 30% ऑफ।
ऐसा कुछ लिखा आपने हमेशा देखा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने आपको 50% की छूट दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने आपको 50% कम छूट दी है। अब कितनी कम दी, तो आप इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ए की 20 मान लेना और बी की मान लेना 30। तो आप ये कहोगे ये हो जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 20 गुना 30/100, यानी ये हो जाएगा आपके पास में ये टोटल 50 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास में 600 हो जाएगा। 20 गुना 30 600, और 600 में 100 का भाग दोगे तो 6 हो जाएगा। यानी उसने आपको केवल 44% की छूट दी है। आपने कितने का सोचा होगा, उसने आपको 50% की छूट दी है, जबकि उसने आपको केवल 44% की ही छूट दी है। तो देखो अब मेन अपने इस पॉइंट पे आते हैं। तो ये है कि उसने आपको 100% में से 9.75% की छूट दे दी। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर, जो भी मूल्य लिखा होता है उस पर छूट दी जाती है। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य ये हो जाएगा कि जो भी अंकित मूल्य है वो अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है। अब छूट इसने दे दी 9.75% की दे दी, तो कितने पे बेचा होगा, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य में से आप 9.75% यानी 100% में से 9.75% घटाओगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 90.25% की, यानी जो विक्रय मूल्य है ये हो जाएगा 90.25% हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य 90.25% हो जाएगा, और किसका, तो आप ये कहोगे ये हो जाएगा अंकित मूल्य का, यानी आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा 90.25% और किसका, अंकित मूल्य का, जो कि आपके पास में 24,500। अब इसको देखो आप क्या इसको पूरा यहाँ से कैलकुलेटिव करोगे, इसको पूरा लेके आप इसको सोल्व करोगे, तो आपको ऐसा करना नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था कि आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। तो देखो यहाँ से इसका सबसे पहले आप इसका 10% निकालो, तो 10% आप इसका निकालोगे तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, यानी मैं 24,500 का इधर साइड में यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मैं इसका 10% निकालूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में 24,500 का 10%, तो 10% के लिए एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2450। अब मुझे चाहिए इसका 90%, यानी ये 10% है तो उसको 9 से गुना कर दूंगा तो 90% आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2450 गुना, आप इसको 9 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 0, यहाँ से 5 और यहाँ से आपके पास में 40 का 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 22, यानी कितना हुआ 22,050, यानी इसका 90% आपके पास में कितना आ गया 22,050 आ गया। अब अपने को केवल इतना और चाहिए, अपने को केवल इतना और चाहिए, यानी 1% का चौथा हिस्सा। तो आप इसका 1% निकालोगे तो आपको 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, जो कितना हो जाएगा 245 ही हो जाएगा 1% का मान। तो देखो 1% 245 है, उसका चौथा हिस्सा निकालोगे तो एग्जैक्ट आपको निकालना नहीं है, करीब आप देखोगे कि 50-60 के आसपास आएगा। तो जो भी आपके पास में 60 के आसपास आएगा, जो भी आएगा, तो आप इसमें जोड़ोगे 60 के आसपास, तो वो कितने मिलेगा, तो आप ये कहोगे कि ये करीब आपको 22,110 के आसपास मिलेगा, करीब 22,110 के आसपास मिलेगा। तो अब आप ऑप्शन में जाके देखोगे कि ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो 22,110 के आसपास है, तो आप ऑप्शन को देखोगे तो जो पहले वाला ऑप्शन है वही आपके पास में 22,110 के आसपास है। तो आप इसको पूरा आपको हल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन जो पहला है उस पर टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। यदि आप यहाँ पे पूरा इसको हल करने जा रहे हो तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो और लाखों लोगों की भीड़ में पीछे जा रहे हो, क्योंकि जो पॉइंट है, जो मेरिट है वो पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, यानी पॉइंटों में मेरिट आती है, पॉइंट पे लाखों लाखों लोग रहते हैं। उसके बाद में देखो जो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 64 है, ये दिया हुआ है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी क्या है। तो देखो जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो आप लिखोगे आपको ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ट्रेन की स्पीड या ट्रेन की चाल ये आपको दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 72 किलोमीटर दूरी तय करती है, ये इसका मतलब होता है। अब अपने को चाहिए 15 मिनट की मेत्य दूरी, 15 मिनट मेत्य दूरी। तो देखो यहाँ से इसको आप कैसे कर सकते हो, आप इसको लॉजिकली सोचो, ऐसे प्रश्नों को लॉजिकली सोचना है। आप इसको लॉजिकली सोचोगे तो आप कहोगे कि ट्रेन है वो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, तो आप कहोगे कि 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, वो 72 किलोमीटर तय करेगी। तो जो 15 मिनट है, क्या ये इसका चौथा हिस्सा नहीं है या नहीं है, तो आप कहोगे कि इसके चौथे हिस्से में कितनी दूरी तय करेगी, तो जो इसका चौथा हिस्सा होगा वही दूरी तय करेगी। यानी जब 60 मिनट में 72 किलोमीटर दूरी तय करेगी तो 15 मिनट में कितनी करेगी, तो इसका चौथा हिस्सा उसके बराबर, यानी 15 मिनट क्या होता है, इसका चौथा हिस्सा। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे 15 मिनट आ गई और 15 मिनट में जो दूरी तय होगी वो इसके चौथे हिस्से के बराबर होगी, तो इसका चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 65 है, ये आपको दिया हुआ है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखना है। अब इसमें जो है, इसमें आपको वृद्धि दे रखी है तीनों में, इसमें आपको वृद्धि दे रखी है 10% की, इसमें आपको वृद्धि दे रखी है 20% की, और इसमें आपको वृद्धि दे रखी है 40% की। तो आपको यहाँ पे नया अनुपात इसका निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, आप इसको कैसे कर सकते हो, यदि आप इसका 10% निकालने जाओगे तो पॉइंटों में आएगा, इसका 20% निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, और ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप इस पूरे को ध्यान से देखोगे तो आप ये कहोगे कि ये तीनों अनुपात में है। यदि मैं तीनों को किसी भी एक संख्या से गुणा करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आप इसको किसी भी संख्या से गुणा करो तीनों को तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि मुझे परसेंट निकालना है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 से गुणा कर देता हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 गुना 10 20 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4 गुना 10 यानी क्या हो जाएगा 40, इधर क्या हो जाएगा 9 गुना 10 यानी 90। अब इसका प्रतिशत निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 20 है और इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आप ये कहोगे 20 तो पहले था और इसका 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% क्या होता है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना होता है, यानी 10% क्या हो जाएगा, आपके पास में 2 आ जाएगा, क्योंकि आपने 20 में 10% निकालना है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाया, क्या हो जाएगा 2, यानी ये टोटल आपको कितना मिलेगा यहाँ से, तो 22 मिलेगा। अब आप इसको ध्यान से देखोगे पूरे ऑप्शनों को, तो आप ये कहोगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें या तो 22 आ रहा है या कोई 22 का फैक्टर आ रहा है। तो 22 का फैक्टर की बात करूँ तो 22 का फैक्टर एक तो 22 होता है, एक आपके पास में 11 होता है, एक आपके पास में 2 होता है और एक आपके पास में 1 होता है। तो आप देखोगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये चारों में से कोई भी एक आ रहा है। तो आप देखोगे पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 63, जो पहले वाली संख्या का अनुपात है, दूसरे में आपको दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 12, तीसरे ऑप्शन में आपको 24 दिया हुआ है, और चौथे ऑप्शन में आपको पहले वाला अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 11। तो देखो यहाँ पे कौन सा अनुपात यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो आप कहोगे जो 11 वाला अनुपात है वो फिट बैठ रहा है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन 4 को डायरेक्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यदि आपको इतना ही करना है, आपके पास टाइम की कमी है तो आगे इसको सोल्व नहीं करना। लेकिन मान लो आप यहाँ पे इसको पूरा सोल्व करना चाहते हो तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ से अनुपात आ रहा है बीच में और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस इसका 20%, तो 10% कितना हो जाएगा, एक अंक छोड़ के पॉइंट, यानी कितना हो जाएगा 4, 20% क्या हो जाएगा इसका डबल, यानी 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 40 और इसका 20% 8 अनुपात। अब देखो यहाँ पे 90 का 40% चाहिए, तो आप कहोगे 90 प्लस इसका 10% कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा 10%। अपने को 40% चाहिए तो 10% को 4 से गुना कर देंगे,
तब 40% आता है, यानी 9 को 4 से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी 90 का 40% कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आप हो गए तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में 48 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 126 हो जाएगा। तो अब देखो इसको सोल्व करना है, आप इसको 2 से काट सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास में, इधर 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, अनुपात इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 24 हो जाएगा, और इसको आप 2 से काटोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 63 हो जाएगा। यानी आपको अनुपात क्या मिला 11:24:63। यदि आप इसको पूरा करना चाहते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था आप इसको सीधा ही कर सकते हो, यहाँ से 11 आया और आपका आंसर आ गया, आप ऑप्शन पे बढ़ो और यहाँ से इसको डायरेक्ट ही हल कर दो। तो इस प्रकार से ये सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 66 आपको दिया हुआ है कि कक्षा 9 में 6 छात्रों के विज्ञान में अंकों का औसत 48 था। परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र के मामले में पाया गया कि अंक 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया था। सही औसत क्या है? तो देखो यहाँ पे आपको जो दिया गया है सबसे पहले वो लिखना है। तो आपको यहाँ पे औसत दिया हुआ है, यानी आप कह सकते हो कि आपको जो दिया हुआ है शुरुआत में वो गलत औसत है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गलत औसत। और ये आपको दिया हुआ है यहाँ से 48 दिया हुआ है। जो सही अंक था जो उसको पढ़ना चाहिए था वो सही अंक था 45 था, और जो गलत अंक जो गलती से पढ़ा गया वो क्या था 54 था। गलत अंक क्या था 54 था। और कुल छात्र आपको दिए हुए हैं, कुल छात्र 6। तो देखो ऐसे प्रश्नों को अपने कैसे करेंगे, इनको जल्दी से कैसे करना है। तो आप ये कहोगे कि उसको 45 लेना चाहिए था लेकिन उसने 54 ले लिया, यानी उसने क्या किया, यहाँ पे आप इनका अंतर निकालोगे तो आप ये कहोगे कि उसने 9 ज्यादा ले लिया, यानी उसने 9 ज्यादा लेके उसको हल किया है तो औसत भी ज्यादा आएगा। यदि वो 9 कम लेता तो औसत कम आता, 9 ज्यादा लिया तो औसत ज्यादा आएगा। तो देखो आप ये कहोगे कि यहाँ पे जो औसत में चेंज आया यानी औसत में बदलाव कितना आया, तो औसत में बदलाव आपको मिलेगा 54 माइनस यहाँ से 45, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 45। अब कितने छात्र हैं उनका भाग देना होगा, क्योंकि औसत क्या होता है कुल जो अंक होते हैं उनका योग बटे राशियों की संख्या होता है। तो यहाँ पे राशि कितनी है यानी कुल छात्र कितने हैं 6 हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 वो आ जाएगा, और यहाँ से 6 यानी कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। 9 में 6 का भाग दोगे कितना आ जाएगा आपके पास में 1.5 आ जाएगा। तो आप ये कहोगे कि औसत में बदलाव कितना आ गया 1.5 का आ गया। तो अब देखो ध्यान से, अब ये जो बदलाव आया है वो क्यों आया, क्योंकि आपने ज्यादा अंक ले लिया तब आया। तो सही औसत निकालेंगे अपने, तो सही औसत क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कि 48 पहले मान रहे थे और औसत में बदलाव 1.5 का आ गया, यानी 1.5 आपने ज्यादा ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5, इतना आपको कम करना है वापस आना है, तो ये हो जाएगा 46.5, और यहाँ से यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बिना टाइम गवाए जल्दी से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 67 है आपके पास में, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। आपको दिया है कि 2 वर्ग है आपके पास में, उनका एरिया यानी क्षेत्रफल का आपको अनुपात दिया हुआ है 16:9, तो उनकी आपको परिधि का अनुपात बताना है। तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, आप ये कह सकते हो कि वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, और ये आपको दे रखा है 16:9। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इससे थोड़ा हटके अलग से बताऊं, तो देखो वर्ग की बात करें अपने, तो वर्ग में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपके पास में भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि
जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो भुजा के वर्ग पर निर्भर करता है, यानी इसके स्क्वायर पर निर्भर करता है। यदि मैं ये कहूँ कि वर्ग की भुजा क्या आएगी, तो आप ये कहोगे ये हो जाएगा अंडरूट वर्ग का क्षेत्रफल। तो जब आपको वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तो आप भुजा का क्या कर सकते हो, वर्ग कर सकते हो। जब आपको वर्ग की भुजा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल सकते हो। इस चीज को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूँ और समझाऊं, तो जैसे मान लेते हैं अपने पास में आपको भुजा का अनुपात दे रखा है, जैसे आपके पास में दो वर्ग हैं, वर्ग भी हो सकते हैं आपके पास में, ठीक है, आपके पास में और भी हो सकता है, वर्त भी हो सकता है, इस तरीके से। तो आपके पास में देखो वर्ग की भुजा का आपको अनुपात दे रखा है, जैसे कि मान लेते हैं ए अनुपात आपको बी दे रखा है। मैं इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा, मैं इसका वर्ग कर दूंगा, यानी ये बनेगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर मिलेगा। अब मैं इसी चीज को यहाँ पे ये कहना चाहूँ कि मुझे यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और मुझे भुजा निकालना है, तो मैं इसका क्या करूंगा, तो मैं इसका अंडरूट लूंगा इधर, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल से भुजा निकालनी है, तो इसका मैं अंडरूट लूंगा, तो ये हो जाएगा अंडरूट ए स्क्वायर और इधर क्या जाएगा अंडरूट बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपके पास में ए अनुपात बी, और यही क्या है, भुजा का अनुपात है। तो आप इसको यहाँ से, इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जब आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो तो भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए आप इनका वर्गमूल कर सकते हो, यानी इनका वर्गमूल लोगे तो आपको भुजाओं का अनुपात मिलेगा। जब आपको क्षेत्रफलों का अनुपात न देकर भुजाओं का अनुपात दिया हो, तब आपको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए आप क्या करोगे, भुजा का वर्ग करोगे, तब आपको क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, अपने को चाहिए वर्ग की भुजाओं का अनुपात। वर्ग की भुजाओं का अनुपात क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा, दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा, अंडरूट लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अंडरूट 16 अनुपात आपको मिलेगा अंडरूट 9, यानी आप कह सकते हो कि अंडरूट 16 क्या आ जाएगा, तो ये आपको मिलेगा अंडरूट 16 मिलेगा, आपको 4 मिलेगा, और अंडरूट 9 आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी भुजाओं का अनुपात क्या आ गया आपके पास में, 4:3 आ गया। वर्ग की परिधियों का अनुपात, तो देखो वर्ग की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 4 गुना भुजा होती है। यानी मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ तो आप इसको लिख सकते हो कि वर्ग की परिधि जो भी होती है वो होती है 4 गुना भुजा, यानी ये हो जाएगी आपके पास में वर्ग की परिधि, तो ये हो जाएगी, बस इसको 4 से गुना करना है, तो ये आ जाएगी आपके पास में 4 गुना 4, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगी 3 गुना 4, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 16 अनुपात, ये हो जाएगा आपके पास में 12, और यही आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी इसका हल हो जाएगा 16:12। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 68 आपको दिया है कि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है, तो साधारण ब्याज क्या है। यानी आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 205 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से, और आपको यहाँ पे बताना है साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पे, तो आपको दर दे रखी है, दर बराबर आपको दे रखी है 5%, समय आपको दे रखा है बराबर आपको दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, और आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ये आपके पास में है 205 रुपये। तो देखो अब इसको करते हैं, तो इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से एकल प्रतिशत निकाल लो 5% के हिसाब से 2 वर्ष का, तो वैसे भी आप इसको कर सकते हो। एक दूसरा तरीका और होता है आपके पास ट्री मेथड का, तो आप उससे भी कर सकते हो। मैं आपको ट्री मेथड बाद में बताऊंगा, जब इस प्रकार के प्रश्न आगे करवाने वाला हूँ तब बताऊंगा। अभी मैं आपको केवल डायरेक्ट करने वाला तरीका बताता हूँ, यानी सक्सेसिव परसेंटेज को यूज करते हुए आप इसको कैसे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको एकल ब्याज दर निकाल लेनी है 2 साल की, तो एकल ब्याज दर क्या आ जाएगी आपके पास में, तो ये हो जाएगी, आप इसको फॉर्मूले से ही आप इसको बेसिक अप्रोच से करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि पहले साल की 5%,
प्लस दूसरे साल की भी दर क्या रहेगी 5%, प्लस क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो जो पहले साल का ब्याज होगा उस पर दूसरे साल ब्याज लगेगा, तो फिर से इसमें जोड़ना पड़ेगा कि पहले साल का जो 5% ब्याज है उस पर दूसरे साल कितना ब्याज बनेगा। तो ये हो जाएगा जो आपको मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, ठीक है, ये आपको ऐसा फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, वो आपको मैंने बताया था छूट में, क्योंकि यहाँ पे छूट नहीं दे रही आप, यहाँ पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, क्योंकि आप ब्याज पे दे रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। यदि आप इसको फॉर्मूले से लिखना चाहते हो ये आप इसको कर सकते हो, जब भी आपको एकल ब्याज दर निकालनी हो यहाँ से तो आप ये कह सकते हो कि ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। तो देखो यहाँ से आपको 2 साल की एकल ब्याज दर यानी एकल प्रतिशत क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में, ये टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप ये करोगे तो ये आपको मिलेगा, यहाँ से प्रतिशत भी है साथ में, तो ये मिलेगा आपको 5 गुना 5 यानी 25/100, तो ये हो जाएगा 0.25, और ये प्रतिशत के अंदर है तो ये मिलेगा आपको 10.25%, यानी 5% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10.25% हो जाएगा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है, यानी अपने हिसाब से टोटल ब्याज कितना हुआ, तो अपने हिसाब से 2 साल का जो ब्याज हुआ वो हो गया 10.25%, जबकि पर्सन के हिसाब से कितना ब्याज हो रहा है, पर्सन के हिसाब से 205 रुपये हो रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा आपके पास में 205 रुपये। तो आप यहाँ से 1% निकालोगे तो ये हो जाएगा 205 बटे कितना हो जाएगा, ये इसके भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.25। अब देखो साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज पे क्या होता है, जो पहले साल ब्याज लगता है उतना ही दूसरे साल लगता है। तो आप ये कहोगे कि पहले साल का साधारण ब्याज क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में करूँ तो आप कहोगे पहले साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो ये भी 5% होगा, दूसरे साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो ये भी 5% होगा, और दोनों सालों का साधारण ब्याज जोड़ूं तो ये 10% होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इतना, ये किसके कारण आ रहा है, ये इतना एक्स्ट्रा जो ब्याज पे ब्याज लग रहा है, यानी पहले साल का जो ब्याज है उस पर दूसरे साल जो ब्याज लग रहा है उसके कारण इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी यहाँ से ये हो जाएगा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 10% का मान क्या होगा, तो इधर 10 से गुना किया तो उधर भी 10 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 205 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 10 से गुना करना है यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा 10.25। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे है ये, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास में, पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने जीरो आ जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे आपके पास में 1 के बाद उतनी जीरो यानी 100 आ जाएगा। तो आप इसको काटोगे 25 से, आप इसको काट सकते हो, तो 25 से काटोगे तो इसमें 4 बार भाग चला जाएगा, इसमें आप 25 से काटोगे तो पहले 4 बार भाग चला जाएगा 100, उसके बाद में यहाँ पे 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 41 आ जाएगा नीचे। अब इसको आप 41 से काटोगे 205 को तो इसमें 5 बार भाग चला जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो खेल है सारा वो टाइम का है, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो जितने भी एग्जाम में अपीयर होते हैं वो उन सभी सवालों को कर देंगे आसानी से, लेकिन क्या सभी का सिलेक्शन होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए, इसको डायरेक्ट काटना आना चाहिए आपको। मैं आपको जब भी आगे वीडियो बनाऊंगा, जब भी आप यदि डिमांड करोगे तो मैं आपको ऐसी वीडियो एक बना के दूंगा जिसमें आप काफ़ी टाइम बचा सकते हो, अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। यदि आप ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपके कमेंट देखकर आपको वीडियो बना दूँ, उसमें आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा एग्जाम में जाने पे। तो देखो आप ये कहोगे कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 1 जीरो लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 205 रुपये। ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है ये पहले साल का ब्याज है, उस पर ब्याज लगने के कारण एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो।
उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 69। ये आपके पास में टेबल दी हुई है और यहाँ पे एक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत और पुरुषों की महिलाओं को अनुपात जो है वो आपको दर्शाया गया है। यहाँ पे 5 जिले हैं। इस प्रकार के प्रश्न अपने 2 पहले कर चुके हैं, ये तीसरा प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे D1 में आपको दिया है कि कुल जनसंख्या 30,000 है। तो जिला D1 में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की संख्या क्या है। तो देखो गरीबी रेखा से नीचे अपने को निकालना है। तो D1 में आप टेबल में जाके देखोगे तो D1 में गरीबी रेखा से नीचे लोग कितने हैं। तो आप ये कहोगे गरीबी रेखा से नीचे है। D1 के सामने देखो 15% लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको लिखना है, उसके बाद में इसको सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले अपने कैसे करेंगे, आपको दिया है कि D1 की कुल जनसंख्या, D1 की कुल जनसंख्या आपको दी हुई है और ये आपको दिया हुआ है बराबर है आपके पास में 30,000। अब यहाँ पे आपको गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति यहाँ पे बतानी है। तो आप इसको देखोगे गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत क्या है पहले वो निकालना पड़ेगा। तो गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या तो ये कितनी है, तो ये आपके पास में 15% है। तो आप ये कहोगे कि 15% किसका, टोटल का। तो टोटल का 15% निकाल लोगे आप तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15%। तो 15/100 और गुना टोटल का यानी किसका 30,000 का। तो ये हो जाएगा 15/100 गुना 30,000 यानी 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। और आप इसको आगे सोल्व कर भी सकते हो और आप इसको ऐसा छोड़ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका टाइम बच जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में 15 गुना क्या हो जाएगा 300। ये इतनी जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे है। यहाँ पे आपको दिया है गरीबी रेखा से नीचे टेबल के अंदर देखो महिला और पुरुष का अनुपात क्या है, क्योंकि D1 जिला है तो D1 जिले में सामने देखना है आपको गरीबी रेखा से नीचे महिला और पुरुष का अनुपात क्या है। तो आप देखोगे गरीबी रेखा से नीचे आपको जो पहला अनुपात दिया है ये मेल लिखा हुआ है M यानी क्या होता है पुरुष, और जो दूसरा आपको फीमेल लिखा हुआ है यानी महिला। तो ये आपको अनुपात दे रखा है 2:3। तो आपको दिया है पुरुष अनुपात महिला, आपको दिया है पुरुष अनुपात महिला बराबर आपको दिया है 2:3। यानी गरीबी रेखा से नीचे 2 महिला है तो पुरुष 2 पुरुष है तो महिला कितनी है 3 महिला गरीबी रेखा से नीचे है। आप यहाँ पे लिख सकते हो गरीबी रेखा से नीचे कुल, तो गरीबी रेखा से नीचे और अपने अनुसार कुल कितने आ गए, तो अपने अनुसार ये लोग आ गए तो आप हो गए ये हो गए 2 + 3 बराबर कितने हो गए 5 हो गए, जहाँ पे 2 पुरुष है गरीबी रेखा से नीचे और 3 क्या है महिलाएं हैं। लेकिन प्रश्न ये बोल रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे 5 नहीं है, टोटल इतने जने यानी अपना जो 5 है वो इनके बराबर है 15 गुना 300 के बराबर। तो ये हो जाएगा किसके बराबर है, ये हो जाएगा 15 गुना 300 के बराबर। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुना 300 बटे आ जाएगा 5। ये जो 5 है ये इसके नीचे चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुल महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो महिलाओं की संख्या क्या है, यहाँ पे 3 है। प्रश्न में आपको दिया गया है कि महिलाओं का अनुपात क्या है 3 है। अपने पास 1 की वैल्यू है, अपने को 3 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 3 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुना 300 बटे 5 और 3 इधर भी गुना हो जाएगा, दोनों तरफ 3 से गुना करना है जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही वहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3 को 3 से गुना करोगे 9 और 9 को 300 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2700। यानी ऐसी महिलाएं 2700 है जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को अपने बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 70 आपके पास है 30/6 गुणा 5 ऑफ 2 + 3 माइनस 12 गुना 3 गुना 2। जो मैंने आपको पहले करवाया था बोर्ड मास के नियम वाला वही प्रश्न है, ये उसी तरीके से है। तो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को हटाना है। उसके बाद में ऑफ यानी ओ का मतलब होता है ऑफ, जो ये वाला है इसको गुणा करना होगा, सोल्व करना होगा। उसके बाद आपको करना होगा डिवीजन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में आपको करना होगा एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास का नियम जो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था वही है ये पूरा। तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे अपने तो 30/6 गुणा 5 ऑफ
और यहाँ से ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और -12 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 3 यानी क्या हो जाएगा आपके पास में 6। तो ये हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ से ऑफ को हटाना है, इसके बाद में गुणा भाग करना है। तो ये हो जाएगा 30/6, उसके बाद में गुणा, इनको पहले गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा 12 × 6 यानी क्या हो जाएगा आपके पास में 72 हो जाएगा। अब यहाँ से पहले देखो ये यहाँ पे भाग है और ये यहाँ पे गुणा है, तो पहले भाग होगा या गुणा होगा, तो पहले यहाँ से भाग होने वाला है। तो ये हो जाएगा 30 में 6 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 5 × 25 - 72। तो यहाँ से हो जाएगा 5 को 25 से गुणा करोगे तो 125 माइनस हो जाएगा 72, यानी ये हो जाएगा 125 - 72, तो बराबर हो जाएगा आपके पास में 53, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 71 आपके पास में कि एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब एक शिक्षक की आयु को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 से बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या है। तो ये जो प्रश्न है ये आपके औसत का प्रश्न है। सबसे पहले जो दिया है वो अपने लिखेंगे। तो आपको दिया है कि कुल छात्र, कक्षा में कुल छात्र आपको दे रखे हैं, तो ये आपको दिया है 40। औसत आयु आपको दे रखी है 12। औसत में बदलाव कितना हुआ है, यानी औसत में वृद्धि आप कह सकते हो। तो औसत में वृद्धि कितनी हुई है, तो ये हुई है आपके पास में +1, यानी 1 बढ़ा है। तो यहाँ से देखो पहले औसत 12 था, अब 1 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसको करने के बेसिक तरीका है, इसको करने का एक डायरेक्ट तरीका भी है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को बेसिक में जाके क्यों टाइम खराब करें जब ये डायरेक्ट आपके 5-7 सेकंड में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी देखो इसको करते हैं। आपको यहाँ से निकालनी है, शिक्षक की आयु निकालनी है, तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो शिक्षक की आयु कैसे आ जाएगी। शिक्षक है वो छात्रों की जितनी आयु का तो है ही है, अब उसको छात्रों में जोड़ा गया है तो छात्रों की आयु उसने बढ़ा दी। आयु क्यों बढ़ाई, क्योंकि उसकी आयु ज्यादा थी, यानी छात्रों की आयु में जो एक्स्ट्रा आयु थी खुद की वो बराबर बराबर बांट दी। और कितनी कितनी बांटी, सभी छात्रों में औसत 1-1 बढ़ाए, तो उसने 1-1 साल सभी 40 छात्रों में बराबर बराबर बांट दी, तभी छात्रों का औसत बढ़ा है। तो यहाँ से आप कहोगे कि शिक्षक की आयु आपके पास आ जाएगी कि जो पुराना औसत था पहले वाला, प्लस उसमें जो वृद्धि हुई या कमी हुई, जो भी बदलाव आया, और प्लस यहाँ से आपके पास आ जाएगा जो भी शिक्षक की आयु जो भी उसने ऐड की है, यानी जो भी उसने यहाँ पे छात्रों को बांटा है, जो भी आयु उसने छात्रों को बांटी है। तो आप ये कहोगे कि पहले औसत 12 का था, उसने बदलाव कितना आया उसकी वजह से, तो आप ये कहोगे 1 का बदलाव आया है, 1 की आयु उसने सभी में 1-1 बराबर बराबर बांटी है, प्लस यहाँ से कितनी बांटी है, यानी उसने कितने वर्ष आयु को बांटा है छात्रों में। तो आप ये कहोगे कि उसने 1-1 साल अपनी आयु है वो बांटी है, और कितने छात्रों में 40 में, तो ये हो जाएगी 1 × 40। तो यहाँ से ये हो जाएगा टोटल 12 + 1 और प्लस कितना हो जाएगा 40, यानी क्या हो जाएगा आपके पास में 53 वर्ष हो जाएगा। यानी शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी 53 वर्ष हो जाएगी। बेसिक वैसे भी आप इसको कर सकते हो बेसिक से, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। इस अप्रोच से करोगे तो आप इसको करीब 4 या 5 सेकंड में हल कर सकते हो। ऐसे प्रश्नों को इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, यदि आपने इससे ज़्यादा टाइम दिया तो आप लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की भीड़ में पीछे रह जाओगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो SSC GD हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हजारों लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, तो वहाँ पे आप पीछे रह जाओगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 72 आपके पास में कि एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत की परिधि क्या है। तो देखो यहाँ पे आयत की बात हो रही है, तो सबसे पहले अपने आयत के जो थोड़े बहुत बेसिक सूत्र होते हैं उनकी बात करते हैं, उसके बाद में अपने इस प्रश्न पे आते हैं। तो देखो सबसे पहले आयत किस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार से ये जो आकृति होती है इसको आयत बोलते हैं। ये इसकी लंबाई होती है यहाँ से, और ये जो इसकी होती है ये चौड़ाई होती है यहाँ से।
आयत के क्षेत्रफल की बात करूँ तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो आपके पास रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद में आयत की परिधि की बात करें तो आयत की परिधि होती है आपके पास में, यदि मैं चारों भुजाओं का योग करूं यानी इसका 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 और इसका, तो ये क्या होती है आपके पास में आयत की परिधि आती है। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे लंबाई प्लस लंबाई 2 बार लंबाई आएगी, चौड़ाई प्लस चौड़ाई 2 बार आपके पास में चौड़ाई आएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस प्रश्न में 2 सूत्र यहाँ पे काम में लेने वाले हैं अपने, ये 2। बाकी और भी होते हैं, आयत के विकर्ण होते हैं, बीच में से इसको बांट दिया जाए तो क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा, यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला दिया जाए 2-3 जगह पे तो क्षेत्रफल किस प्रकार से आएगा, वो बहुत सारी और बातें होती हैं जो अपने इसको डीप में पढ़ने वाले हैं जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। अभी केवल इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इतना ही पढ़ेंगे। आपको दे रखा है आयत का क्षेत्रफल बराबर आपके पास में 27 मीटर स्क्वायर। आयत की लंबाई है वो है 3 गुना चौड़ाई की। आयत की लंबाई क्या है, 3 गुना चौड़ाई है। तो देखो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई में अपने को संबंध दिया है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई अपने को पता ही नहीं है कि कितनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को लंबाई को माने या फिर चौड़ाई को माने, ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कौन किस पर डिपेंड है, जो कौन किस पर निर्भर है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है निर्भरता का उसको अपने मानते हैं। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे आयत की लंबाई वो चौड़ाई पर निर्भर है, तो अपने चौड़ाई को मान लेते हैं क्योंकि चौड़ाई पर निर्भर है लंबाई, और यदि चौड़ाई लंबाई पर निर्भर होती तो अपने लंबाई को मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो माना चौड़ाई x, माना चौड़ाई बराबर x मान ली, तो जो लंबाई आएगी वो क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 3x हो जाएगी आपके पास में, 3 गुणा x हो जाएगी क्योंकि जो लंबाई है वो क्या है 3 गुणा चौड़ाई है आपके पास में। तो देखो यहाँ से अपने कहेंगे आयत का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो अपने आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे, जो दिया है वही करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है आपके पास में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और ये आपको दे रखा है 27 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने इसका मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लंबाई क्या आपके पास में 3x है, तो ये हो जाएगी 3x गुणा, और चौड़ाई क्या है आपके पास में x है, तो ये हो जाएगी यहाँ से x बराबर आपके पास आ जाएगा 27 आ जाएगा, इधर मीटर स्क्वायर को छोड़ देते हैं एक बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 3x। देखो यहाँ पे ये बात करें कि यहाँ पे इनको मैं अलग से थोड़ा आपको बताऊं। देखो आपके पास में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ CGL मेंस परी CHSL वगैरह रेलवे वगैरह इन सभी को जहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, उसमें कई सारे स्टूडेंट उनके डाउट ये आती है कि इनको अपने जोड़ें तो क्या आएगा, इनको अपने गुणा करें तो क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ आपको थोड़ा सा साइड में यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे x प्लस x को जोड़ें तो क्या आएगा, दूसरा यहाँ पे x को x से गुणा करें तो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे बात करें कि ये दोनों सेम है, यानी x और x और बीच में जोड़ है, तो जब जोड़ होता है तब इसकी पावर बढ़ेगी नहीं, पावर इसकी जितनी है उतनी रहेगी। अब आप यहाँ पे एक x कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा x प्लस x यानी 2 एक जैसे, तो यानी x और x कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे ये हो जाएंगे 2x, यानी x प्लस x बराबर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। लेकिन अपने x को x से गुणा करें तो जब गुणा होता है तब पावर बढ़ती है, तो ये हो जाएगी इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी इनका आधार समान है x और इनकी घातें क्या हो जाएगी जुड़ेगी। तो यहाँ से ये हो जाएगी कि x की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 यानी कितनी हो जाएगी 2। तो आगे से आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जब जोड़ेंगे तब 2x आ जाएगा, जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे इनको अपने गुणा करें तो क्या आ जाएगा, तो आप ये कहोगे 3 तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और x गुणा x यानी क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। जबकि इनको जोड़ें तो क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस x यानी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा।
इनको अपने करें तो ये हो जाएगा आपके पास में 3x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे गुणा है तो 3x स्क्वायर हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा 27। यहाँ से एक्स स्क्वायर करें तो ये गुणा में नीचे भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27/3 बराबर क्या हो जाएगा 9। जबकि यहाँ पे अपने x की वैल्यू निकालें तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा सामने वाला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 3, यानी x का मान कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया। तो यहाँ से अपने बात करें लंबाई की तो ये हो जाएगी 3x, और चौड़ाई की बात करें तो ये x जिसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3 आ गई। यहाँ से चौड़ाई की बात करें तो 3 आ गई, लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगी 3 गुणा x, और x का मान क्या है 3, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से ये मीटर में है सारी, तो ये मीटर में हो जाएगी, और ये भी यहाँ से क्या हो जाएगी मीटर में, यानी आपके पास चौड़ाई आ गई 3 मीटर और लंबाई आ गई आपके पास में 9 मीटर। तो यहाँ से देखो अपने इसको करेंगे, यहाँ से आयत की आपको परिधि निकालनी है, तो आयत की परिधि अभी मैंने आपको बताया था कि आयत की परिधि क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ से ये हो जाएगी आपके पास में 2, लंबाई आपके पास में 3 है, चौड़ाई आपके पास में 9 है, तो ये हो जाएगी 2 गुणा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा 24 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 73 आपको दिया है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन बी से निकलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की ओर आती है। किस समय पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से गुजरेगी, यानी किस समय ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। तो ये जो प्रश्न है आपके, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय चाल और दूरी का प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे, और यहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा, यानी सापेक्ष चाल आपको काम में लेनी होगी। तो देखो सापेक्ष चाल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो सापेक्ष चाल क्या होती है कि देखो जैसे ये ट्रेन है, ये एक इधर की ओर जा रही है, एक दूसरी ट्रेन है वो इधर की ओर जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। इसकी चाल मान लेते हैं अपने x की mph यानी x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। एक मान लेते हैं एक ट्रेन इधर की ओर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर की ओर जा रही है, इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। तो आप मुझे बताइए कि जब ये ट्रेन मान लेते हैं ये वाली ट्रेन इसको पार करेगी, ये पीछे वाली ट्रेन है ये इसको पार करेगी, तब ज़्यादा टाइम लगने वाला है, या फिर ये दोनों ट्रेन जब आपस में पार करेगी तब ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप कहोगे कि यहाँ से ये ट्रेन इसको पार करेगी तब ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो अलग अलग स्पीड होगी दोनों की, तो ये जल्दी से पार कर जाएगी, जबकि ये इसको धीरे धीरे पार करेगी। तो जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड कम होगी, क्योंकि कम स्पीड होने पे ही आपको ज़्यादा टाइम लगता है, और यदि टाइम कम लगेगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो आप कहोगे यहाँ से स्पीड ज़्यादा होगी नीचे वाले में, क्योंकि यहाँ से टाइम आपको कम लगने वाला है, तो स्पीड ज़्यादा होगी, तब इनकी सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे ये हो जाएगी x + y, यानी जुड़ जाएगी तभी तो ज़्यादा चाल मिलेगी। जबकि यहाँ से कहें तो ये इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब चाल घट जाएगी आपस में, तो ये हो जाएगी x - y, यानी इसकी चाल ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तब ये इसको पार करने में, जो पीछे वाली है इसको पार करने में ज़्यादा टाइम लगेगी, क्योंकि इन दोनों की सापेक्ष चाल कम है, और ये एक दूसरे को पार करने में कम समय लेगी, क्योंकि इनकी सापेक्ष चाल क्या है ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट होता है सापेक्ष चाल का। दूरी बराबर आपको दे रखी है 500 किलोमीटर दे रखी है। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको टाइम दिया है, एक तो 9 बजे हैं 9 AM, और दूसरा यहाँ से 10 बजे हैं 10 AM। तो अब क्या होगा, यहाँ से 9 बजे वाली जो ट्रेन है वो इधर की ओर जा रही है, यानी अपने कह सकते हैं यहाँ से प्रश्न को देखोगे तो 9 बजे स्टेशन ए से निकलेगी ये, और इधर आपके स्टेशन कौन सा है बी है, इस जगह पे वहाँ से दूसरी ट्रेन निकलती है स्टेशन ए की ओर, और आपसे पूछा गया है कि ये दोनों किस समय पर एक दूसरे को मिलेगी। तो यहाँ से आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे शुरुआत में इनकी सापेक्ष चाल काम में नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 9 से 10 बजे के बीच में तो ये वाली ट्रेन केवल चल रही है, वो वाली बंद पड़ी है,
जब बंद पड़ी है तब सापेक्ष चाल काम में नहीं लेनी अपने को। तो आप ये कहोगे इसकी आपको स्पीड दे रखी है, इसकी आपको चाल दे रखी है, ये आपके पास में प्रश्न को देखोगे तो ये आपको दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपको चाल दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये कहोगे कि ये 9 से 10 बजे के बीच क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9 से 10 AM के बीच। ये वाली जो है 1 घंटे का समय, 1 घंटे में ये वाली ट्रेन है ये चलेगी बी की ओर, तो ये कितने किलोमीटर तय कर लेगी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय कर लेगी, क्योंकि इसकी चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 से 10 AM के बीच तय दूरी, आप ऐसा कह सकते हो तय दूरी, तो बराबर ये हो जाएगी 60 किलोमीटर। अब शेष दूरी कितनी रहेगी, क्योंकि सापेक्ष चाल है वो शेष दूरी पर लगेगी, क्योंकि 9 से 10 बजे तो केवल ये वाली चल रही है, 10 बजे दोनों शुरू हो जाएगी, वो इधर आएगी ये उधर जाएगी, यानी इस प्रकार से एक इधर जा रही है 10 बजे के बाद में, दूसरी इधर आ रही है, तब इनकी सापेक्ष चाल बढ़ जाएगी और वहीं पे काम में लेंगे अपने सापेक्ष चाल। तो यहाँ से शेष दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 500 किलोमीटर, शुरुआत में थी 60 किलोमीटर ये चल चुकी है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा यहाँ से 440 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब 440 किलोमीटर अपने को सापेक्ष चाल काम में लेनी है। तो यहाँ से अब निकालो सापेक्ष चाल, तो आप कह सकते हो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों की दिशा है वो अलग अलग है, ये उधर जा रही है वो इधर आ रही है, तो सापेक्ष चाल आपस में जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा। तो आप कहोगे इसकी स्पीड है 60 और इसकी स्पीड कितनी है 40 है, तो ये हो जाएगा बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 100 kmph। तो अब देखो यहाँ से इसको अपने करें तो आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यानी इनके मिलने का समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में दूरी बटे चाल। तो आप कह सकते हो दूरी कितनी है आपके पास में 440 किलोमीटर बची हुई है, और उसमें सापेक्ष चाल कितनी है इनकी 100 है। तो यहाँ से आप इसको काटोगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे तो यह आपके पास आ जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं 22, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 5, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 22/5। जब इसमें आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 4 बार, तो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 घंटे। अब 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना, तो 2 बचेगा। तो आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा 2/5, और अब इस 2/5 को मुझे मिनट में बदलना है, क्योंकि आपको जो प्रश्न है वो मिनट में भी दिया हुआ है। यदि आप इसको इतना ही करना चाहते हो तो भी कोई इशू नहीं है। जब आप ऑप्शनों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों सारे ऑप्शन है वो दूर दूर हैं, तो आप देखोगे कि 4 घंटे जोड़ने हैं मुझे, कब 10 बजे के बाद में, क्योंकि सापेक्ष चाल है काम में कब आई 10 बजे के बाद में, और 10 बजे के बाद में 4 घंटे लगे, यानी 2 बजे, 10 से 4 कितना हो जाएगा 2 बजे। तो 2 बजे और कुछ मिनट पे कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे कि जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वही है आपके पास में, जो 2:24 का समय दे रहा है। तो वहां से आप इसको इतना ही करके इसका आंसर आप टिक कर सकते हो। अदरवाइज मान लो आप इसको पूरा करना चाहो तो आप ये कह सकते हो 4 घंटे और कितने मिनट, तो देखो यहाँ पे ये भी घंटे में है, इसको मिनट में बदलना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैं यहाँ से इसको 60 से गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा, इसको काटूंगा मैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा, और आपके पास ये हो जाएगा 4 घंटे, और यहाँ से 12 को 2 से गुणा करूंगा तो 24 मिनट हो जाएगा आपके पास में। यानी सापेक्ष चाल कितनी देर काम में आएगी 4 घंटे 24 मिनट। तो देखो यहाँ से 10 बजे इन्होंने चलना शुरू किया, अब इसमें अपने जोड़ेंगे 4 घंटे और 24 मिनट, तो 4 घंटे 24 मिनट जब आप इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2:24 मिनट। 2:24 पर ये जो दोनों गाड़ियां हैं वो एक दूसरे से मिलेगी और एक दूसरे को पार करेगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 आपके पास में ये है कि वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो देखो वर्ग अंतराल क्या होता है, तो देखो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि आपको इस प्रकार से दिया होता है, जैसे कि मैं आयु वर्ग की बात करूं, आयु वर्ग, तो आपको यहाँ पे मान लो इस प्रकार से टेबल दी होती है 10 से 20, 20 से आपको दी होती है 30, 30 से आपके दी होती है 40 तक, और आपको दिया है 40 से 50 तक, ऐसा आपको दिया है। अब सबसे नीचे वाली सीमा ये हो जाएगी 10 और सबसे ऊपर वाली सीमा आपकी ये हो जाएगी।
यानी 50। अब देखो यहाँ पे एक आपके पास में वर्ग ये है, ये पहला वर्ग है। दूसरे वर्ग की बात करें तो मान लो आपको दिया है, आप कह सकते हो कि 10 से 20, 20 से आपको दिया है 30, 30 से आपको दिया है 40, 40 से आपको दिया है 50, 50 से आपको दिया है 60, 60 से आपको दिया है 70 और 70 से आपको दिया है 80। तो अब देखो यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, तो आप कहोगे कि ये वर्ग है, इसमें ये वाली जो सीमा है ये इनका अंतर निकालेंगे तो ये आपके पास में 40 आएगा, जबकि इनका अंतर निकालेंगे तो ये आपके पास में कितना आएगा, तो आप ये कहोगे ये आपके पास में 70 आने वाला है यहाँ से। तो अब देखोगे ध्यान से, तो जितना वर्ग छोटा होता है यानी जितनी इनकी ऊपर और नीचे की लिमिट का अंतर कम आता है उतना ही वर्ग क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ पे जितना बड़ा वर्ग अंतराल होगा उतना ही इनका जो अंतर आएगा वो क्या आने वाला है, यहाँ से ज्यादा आने वाला है। जैसे यहाँ पे 40 आया था, यहाँ पे 70 आया था, यानी इनका जो अंतर आएगा उसको वर्ग आकार कहते हैं। यानी ये वर्ग अंतराल है, इसकी निचली सीमा और सबसे ऊपर की सीमा को वर्ग का आकार कहा जाता है। उसके बाद में आपके पास लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 75। ये आपको दिया हुआ है कि रामा और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रामा हरि से दोगुना तेज काम करता है, फिर हरि अकेले यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दो जने हैं रामा और हरि, और दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो आपको दिया है कि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिनों में करते हैं। अब आपको यहाँ पे अनुपात दे रखा है कि रामा और हरि के बीच में क्या संबंध है, यानी इनकी कार्य क्षमता में क्या अनुपात है। तो प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो आपको दे रखा है कि रामा हरि से दोगुना तेज काम करता है। तो यानी हरि मान लेते हैं एक काम करता है, तो रामा कितना करेगा, दोगुना, यानी 2 काम करेगा प्रतिदिन का। ये प्रतिदिन एक काम करता है तो ये प्रतिदिन कितना काम करेगा, 2। प्रतिदिन दोनों की बात करें तो टोटल कितना काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं तो अपने दोनों के प्रतिदिन का काम चाहिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपको ये कि दोनों के प्रतिदिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पे कुल कार्य अपने निकालेंगे तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि दोनों मिलकर 3 कार्य करते हैं और ऐसा कितने दिनों तक करते हैं, 15 दिनों तक। तो ये हो जाएगा 3 × 15 बराबर कितना हो जाएगा, 45 कार्य। कुल कार्य कितना हो जाएगा, 45 कार्य हो जाएगा यहाँ से। अब देखो ध्यान से, आपसे पूछा गया है कि हरि के दिनों की संख्या, यानी हरि उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो हरि के दिन निकालने हैं। तो आपको कुल कार्य आपके पास में 45 है, यानी हरि को 45 कार्य करने होंगे। तो आप कहोगे ये है 45 और हरि प्रतिदिन कितना करता है, 1 कार्य करता है। तो ये हो जाएगा 1, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 45 दिन, यानी हरि उस कार्य को 45 दिन में पूरा कर देगा। तो इस प्रकार से ये अपने बहुत ही आसान तरीके से इसको कर लेंगे, और आगे भी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो अपलोड होते जाएंगे डेली बेसिस पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चलती रहे यहाँ से। और जैसे ही जीडी का नोटिफिकेशन अपलोड होता है मैं आपको